हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल में। वेलकम टू दी इकोनॉमिया। और आज हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इससे पहले हमने पढ़ा है एडी। एडी में हमने अब तक जाना है क्या होता है एडी और उसके न्यूमेरिकल्स और जो भी सारी चीज़ें हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल्स हम करते थे, क्या एग्रीगेट डिमांड होता है, और ऑलरेडी इसके जो हैं 6 पार्ट बन चुके हैं। तो अब उसी के ही कुछ फॉरवर्ड टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम देखिए आपके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही जैसे कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। व्हाट डिड यू मीन फ्रॉम दी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब हो गया ओवरऑल हमारी जो इकोनॉमी है, इक्विलिब्रियम यानी कि इसकी इक्विलिब्रियम जीडीपी कितनी होती है विद अ स्पैन ऑफ शॉर्ट टाइम, यानी कि कम समय के लिए। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा है कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन क्या होता है, यानी कि शॉर्ट रन यानी कि कम समय में जो हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी होती है वो कैसे होती है और कैसे नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो देखिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इम्प्लाइज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. The identity is established owing to assumptions that technology remains constant during short period so that employment is the only determinant of output. मैंने जो पढ़ा आई थिंक नहीं आया होगा समझ में, बट देखिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल है आउटपुट की, यानी कि हमारी इकोनॉमी की या हमारी जीडीपी की जो भी है, वो इम्प्लाई कब करती है, वो इम्प्लाई क्या करती है कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, एम्प्लॉयमेंट की हो रही है। तो जरा आप देखिएगा, दी आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड। जो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड होती है यहाँ पे, वो क्या एस्टैब्लिश होती है कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे रहेगी, रिमेन्स कंस्टेंट, है ना। जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा था जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ते थे, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कंस्टेंट। सेम वही वर्डिंग यहाँ पे हो रही है, टेक्नोलॉजी विल रिमेन कंस्टेंट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। इट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिटर्मिनेंट होगी, हमारी आउटपुट के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है अगर हम उसको इक्वलाइज कर दें हमारी जीडीपी के, तो हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब आप पूछोगे सर किसी की इनकम अगर जीडीपी के इक्वल हो रही है, या हमारी जो ओवरऑल हमारी एग्रीगेट जो मतलब कि जो हमारी वाई है यानी कि जो हमारी इनकम है वो एडी के इक्वल हो जाए, तो हम इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे। तो इसमें बहुत कॉमन सा जवाब है और बहुत सिंपल है ये कि अगर किसी की इनकम या हमारी जो एडी है वो वाई के बराबर हो जाए तो हम इक्विलिब्रियम में इसलिए होंगे बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इनकम है हमारी वो इक्वल होने लगेगी। समझ रहे हैं ना आप। और जब इक्वल होने लगेगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, बढ़ेगा। जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स हर कोई तरक्की कर रहा है। जहाँ ब्लीक ग्रोथ है, जहाँ स्टैग्नेंट ग्रोथ है, वहाँ पे ग्रोथ क्या है, फास्ट स्पीड से बढ़ेगी, ठीक है। तो ये है हमारा क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि क्या है, शॉर्ट रन के लिए यानी कि कम समय के लिए देखा जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का फॉरवर्ड चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी, यानी कि जो है हम इक्विलिब्रियम की कंसेप्ट को देखेंगे कि कैसे एएस इज इक्वल टू एडी होने पे जो है हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो बच्चों आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लासेस में, इट मीन्स कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ भी रखा है एएस इज इक्वल टू एडी, और मैंने ये आपको प्रूव भी किया है। एडी क्या होता है, एडी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको पता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इन ओपन इकोनॉमी, ओके। एएस मीन्स क्या, एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, इट मीन्स व्हाट, ऑल्सो इक्विलिब्रियम इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये जब मैं प्रूफ कर चुका हूँ तो यहाँ से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखिए वी हैव एन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, हमें क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है जो हमें लास्ट चैप्टर से मिलती आ रही है, वो क्या है, एएस इज इक्वल टू एडी। वी हैड स्टडीड अर्लियर, यानी कि हमने इसको ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सो वी कैन से दैट वाई इज इक्वल टू एडी। तो जब इस इक्वेशन को हमने पढ़ रखा है तो हमें ये पता है वाई बराबर क्या होता है, एडी होता है। सेम ऐसे ही इक्विलिब्रियम इज नॉट रीच्ड इन केस
इक्विलिब्रियम कौन कौन से केस में नहीं रीच करता है, कौन कौन से केस में नहीं स्ट्रक करता है। तो देखिए फर्स्ट केस है जिसपे मैंने दो केस हैं देखो जिसपे मैंने स्टार लगा रखा है, इन्हीं को हम इस वे में भी लिख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है। ये बच्चों कब होता है, ये मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैं लिखूँ। अब मुझे पता है कि आज मैंने बहुत कम लिखा है, बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिंपल सी बात है, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि जो सामान है, जो भी स्टॉक है वो अनसोल्ड रह गया, वो नहीं बिका। जब वो बिक नहीं पाया तो इससे क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्होंने लॉस बियर किया। जब उन्होंने लॉस बियर किया तो वहाँ पे क्या हुआ, जो सप्लाई है वो ज़्यादा थी ऑलरेडी और डिमांड जो थी ही नहीं। जब डिमांड थी ही नहीं तो वो आगे का प्रोडक्शन बंद कर देंगे और वो खुद ऑलरेडी अभी लॉस बियर कर रहे हैं। इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो रीच नहीं करता है बच्चों। इसी केस का अल्टरनेटिव नाम हम दे सकते हैं वाई ग्रेटर देन एडी, यानी कि इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो अभी मैंने आपको इस केस में बताया कि एम्प्लॉयमेंट लेवल एक्सेस हो गई और जो डिमांड है वो क्या है, बिल्कुल नहीं हुई, यानी कि इनकम नहीं हुई। ओके तो क्योंकि वो जो इनकम है वो वाई से ही रिलेटेड, एडी से ही रिलेटेड है। इसी के कॉन्ट्रेरी में आ जाइए, यानी कि इसके अपोजिट में आ जाइए, एएस इज ग्रेटर देन एडी। एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है किससे, एग्रीगेट डिमांड से। बोल सकता हूँ हिंदी में भी समग्र पूर्ति ज़्यादा है समग्र मांग से। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी में बताइए, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स। यानी कि समग्र पूर्ति यानी कि एडी सॉरी एएस इज शॉर्टर देन एडी। मैंने थोड़ा गलत बोला, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो एडी है वो ग्रेटर है, एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये सिचुएशन कब एस्टैब्लिश्ड होती है, तो बच्चों ये सिचुएशन तब एस्टैब्लिश होती है जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो। इट मीन्स कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या है ही नहीं। जब सप्लाई बिल्कुल नहीं है और डिमांड ज़्यादा है तब क्या होता है, तो देखिए जब सप्लाई नहीं होती डिमांड ज़्यादा होती है तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कस्टमर की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। इट मीन्स कि वो कैपेबल नहीं होते हैं डिमांड को फुलफिल करने में। जब वो कैपेबल नहीं हुए, अगर वो चीज़ उनके पास होती तो वो उसको बेचते और ज़्यादा पैसा कमाते। बट डिमांड ज़्यादा आ रही है, अगेन वो क्या कर रहे हैं, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, कैपेबल नहीं है, तो अगेन क्या है, उनको दोबारा से लॉस हुआ। पहले केस में स्टॉक बिका नहीं था, अनडिजायर्ड स्टॉक्स थे जो अनसोल्ड ही रह गए, लॉस हुआ। दूसरे केस में इतनी डिमांड थी कि प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उस डिमांड को पूरा ही नहीं कर पाए, अगेन लॉस हुआ। पहले लॉस ज़्यादा की वजह से हुआ, अभी लॉस कम की वजह से हुआ। कहते हैं ना एक बात कि हाँ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, तो पहले कंडीशन में एक्सेस था, दूसरे कंडीशन में पूरा ही डिफिशिएंट था। ठीक है, तो जब कंडीशन दोनों ही कंडीशन में क्या है, वो इक्विलिब्रियम लेवल को रीच नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई चिट्ठा नहीं लिखना है, ये बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। इफ़ यू नो द कंसेप्ट यू कैन राइट। ओके, सो इस कंडीशन में क्या है, इक्विलिब्रियम कभी भी रीच नहीं करता है। अब देखिए इसी का एक अल्टरनेटिव अप्रोच है, इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एस इज इक्वल टू आई। बच्चों मैंने ये और ये मैंने दोनों प्रूफ कर रखा था आपको ऑलरेडी। अब उसी कंडीशन पे, उसी प्रूफ पे ये दोबारा से हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम में होता है कैसे नहीं, और उसी के ये लोग अप्रोच बना रहे हैं। देखिए इस अप्रोच में क्या है, सेम वही चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन एस इज इक्वल टू आई। S stands for saving, I stands for investments. ओके, हमने पढ़ा है y is equal to AD, अब यहाँ पे भी पढ़ा था। देन हमने पढ़ा है y is equal to C plus S, ये हमें पता है। इनकम बराबर होती है कंजप्शन प्लस सेविंग के। और हमने एक और चीज़ पढ़ी है AD is equal to C plus I, दिस इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ AD। ये AD के कॉम्पोनेंट हैं और ये इसी का एक पार्ट है। जब तक हम कमाएंगे नहीं, कंज्यूम नहीं करेंगे और सेव नहीं करेंगे। और AD एक्सपेंडिचर है, this is income, this is expenditure. When income is equal to expenditure, that means what, equilibrium. So again C plus S, C plus I. If we will cut this C, if we will cut both C, अगर हम दोनों C को कॉमन रख के हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, S is equal to I, वही चीज़ मैंने यहाँ प्रूफ की हुई है। Then equilibrium will can be written like this, C plus S upon Y is equal to C plus I upon AD. C दोनों में कॉमन है, हमने C को हटा दिया। ठीक है, अब C को हटा दिया और y इज इक्वल टू AD, ये ऑलरेडी प्रूफ है। इट मीन्स S इज इक्वल टू Y, ये हमने प्रूफ कर दिया।
और दैट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन s इज इक्वल टू i। ये यहाँ पे इसका प्रूफ प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो ये आपको आई होप नॉट होप, एक्चुअली जबान फिसल गई, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत बेसिक सा और बहुत छोटा सा टर्म है इस चैप्टर का। ये चैप्टर कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, इस क्लास में आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बात बताऊंगा। वो बात ये है कि ये जो भी अप्रोच हमने पढ़े हैं ना, इन अप्रोच को थ्योरेटिकली बताना बहुत ईजी होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो, समझा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जैसा आपने समझाया वैसा हम अपने दोस्तों को समझा सकते हैं, हम किसी को भी समझा सकते हैं जैसे अंकल साहब समझा रहे हो, बट हम इसको लिखेंगे कैसे सर एग्जाम में? क्योंकि एग्जाम में लिखने के नंबर मिलते हैं और इकोनॉमिक्स में सबको पता है कि अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। हर बच्चे का यही डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ शुरुआत है। पता है क्यों शुरुआत है? क्योंकि ये मैंने थ्योरेटिकली बस बताया है और बुक के अकॉर्डिंगली क्या है, थ्योरेटिकल बताया हुआ है। लेकिन अगले वीडियो में जो मैं लेके आऊँगा उसमें इन दोनों का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी है। जो बच्चे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी या जो पढ़ चुके हैं, वो इसका अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि वहाँ पे डायग्राम के थ्रू प्रूफ किया गया है, जिसमें उन्होंने क्या है प्रॉपर स्केड्यूल और प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाया है कि किस तरीके से वो क्या है उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली, अगर कोई चीज़ आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझ में आती है तो आप उसको किसी भी तरीके से कैसे भी बहुत इजीली वे में सीख सकते हो और लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आज का जो पार्ट था इसको आप थ्योरी का पार्ट समझ के रीड कीजिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और उस प्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा और जो भी आपके मन के अंदर जो भी सवाल चल रहे हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सारे दोस्तों को बताइए जिनको आप जानते हैं और उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी नई नई चीज़ें सीख सकें इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय कर दीजिए बच्चों, बाय बाय।